तो ये जासूस आप हैं कैसे? मतलब अब आज के टाइम पर अब तो जासूस रहे नहीं सर। सीक्रेट सर्विस ने सब कुछ चेंज कर दिया है। अब उनका काम जासूसी करना नहीं है सर, उनका काम है सिर्फ आदमी के बारे में पता करना, उसको खत्म करना सर। पता है कि मोसाद ये चीज़ें पहले कर चुका है, उसने बताया ऐसे ऐसे मारा है, तो उसका नुकसान भी तो हो सकता है कि उसका मोरल सप्रेंडर ये है, तो उस दुश्मन को भी तो एक अलर्ट होने का मौका दे रहा है, वो ये सब कुछ बताकर खुलासा कर। नहीं सर, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है क्या सच में वही टारगेट है। आपकी नज़र में वाकई मोसाद इतना पावरफुल है, या एक ऐसी एजेंसी जिसके बारे में दुनिया में लोग जानते ही कम है, वो चाइना की खुफिया एजेंसी है? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जिसके बारे में जानता नहीं हूँ सर। ठीक, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन है। हम दाऊद के खिलाफ कोई ऑपरेशन सक्सेसफुली अंजाम क्यों नहीं दे पाए? अगर एक पावरफुल आदमी से किसी को बचाया जा रहा है तो वो भी कोई ना कोई पावरफुल होगा ही जो दाऊद को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। मैंने सुना था आपके बारे में कि आपसे एक ऐसी गलती हुई थी कि एक शख्स को आपने मिस आइडेंटिफाई कर लिया, तो एक बार जेल में रहना पड़ा, तो आपको बार बार ये ख्याल आता था कि शायद उस गलती की वजह से। मेरे अंदर की आत्मा ने मुझे बोला, यार भाई लकी, ये पनिशमेंट तुझे क्यों मिल रही है? ये पनिशमेंट तुझे मिल रही है कि एक आदमी को तूने उठाया तेरे इन्फॉर्मर के कहने से। अमेरिकन स्नाइपर्स थे, उनके साथ साथ हमारे इंडिया की तरफ से एक लकी बिस्प भी स्नाइपर थे जो हैदराबाद हाउस की छत पर तैनात थे, तो आपको छत पे क्यों भेजा गया था? सर एक्चुअली हमारा तरफ से नो स्काई, मतलब उस टाइम एक ही ऑर्डर, नो फ्लाइंग जोन जो होता है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल, एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रखी होगी। रॉ, CIA, KGB, इसके अलावा मोसाद, MI6, MSS, इल्यूमिनाती, ये सारे नाम जब हम लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी होंगे, लेकिन इन नाम के पीछे की सच्चाई क्या है ये पता नहीं आप लोगों को कितना पता है। जाहिर सी बात है, जितने भी नाम लिए मैंने, ये सब अब अलग अलग देशों की जो जासूसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो जासूसी करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। हर देश की अपनी एक जासूसी एजेंसी होती है, और ये वो लोग होते हैं जो अमूमन पर्दे के सामने कम आते हैं, पर्दे के पीछे से सब कुछ करते हैं। तो बचपन से हम लोग जो पढ़ते लिखते देखते हैं या फिल्मों में देखते हैं हॉलीवुड की, एक जासूस, एक किसी एजेंसी का एक सीक्रेट सर्विस एजेंट, तो हमें लगता है पता नहीं वो कौन लोग हैं। तो इसीलिए मैंने चाहा कि आज एक जिंदा जासूस से आपको मिलाता हूँ, और ये जिंदा जासूस इस वक्त हमारे साथ क्राइम तक के स्टूडियो में है। लकी बिस्ट नाम आपने सुना होगा, क्योंकि मुझे लगता है सोशल मीडिया पर इनका जितना नाम है शायद ही आप में से कोई बचा हो। थैंक यू सो मच लकी भाई, थैंक यू सर, हमारे पास आने के लिए, हम लोगों से बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। मतलब मैं खुद ही, ये जो नाम आता है ना जासूस, बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ। बचपन से जासूसी नॉवल पढ़ के ही क्राइम रिपोर्टर बना हूँ। तो ये जासूस आप हैं कैसे? मतलब सर देखो कि अब आज के टाइम पर अब तो जासूस रहे नहीं सर। सीक्रेट सर्विस ने सब कुछ चेंज कर दिया है आज के टाइम। पहले सीक्रेट सर्विस ने चेंज किया, मतलब जासूस अलग हो गए और सीक्रेट सर्विस अलग हो गए? वो नहीं एक्चुअली देखिए सर, जासूस पहले, अगर आप हिस्ट्री के ऊपर जाओ, चलो हिस्ट्री के ऊपर क्या होता था कि अगर आप महाभारत पर चले जाओ, रामायण पर चले जाओ, कि उन्होंने अपना एक जासूस भेजा, उसका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना था सर। ठीक है, आज की दुनिया की सीक्रेट सर्विस अब चेंज कर चुकी है सर। अब उनका काम जासूसी करना नहीं है सर, उनका काम है सिर्फ आदमी के बारे में पता करना, उसको खत्म करना सर। आज एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के दुनिया में 3 ही टारगेट है सर। मतलब अब इन्फॉर्मेशन की जगह किलिंग। मैं आपको एक जासूस, एक एजेंट की टारगेट आपको बताता हूँ। जो एजेंट का सबसे छोटा टारगेट है ना सर, सबसे छोटा टारगेट है एक लीडर को खत्म करना सर। वो लीडर कोई भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, किसी मिलिटेंट ग्रुप का लीडर भी हो सकता है। उसका सेकंड जो टारगेट है वो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन। वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, चाहे उसको मिलिटेंसी में लिट्टे लेकर चलो, ISIS लेकर चलो, ठीक है। अब तीसरा जो उसका एक और टारगेट है सर, वो है किसी देश को खत्म करना सर। मतलब एक एजेंट का काम है उस देश को ही खत्म करना। अब लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, यार देश कैसे खत्म होगा? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि यार 1945 की तरह एक और न्यूक्लियर गिरेगा, नहीं। मतलब देश खत्म होना कहने का मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी सब कुछ क्रश कर देना सर, पूरा का पूरा। हजारों साल तक उस देश को क्या करना, एक कोल्ड वॉर में धकेल देना सर। ये सारे टारगेट है एजेंसी के। तो आप वो जासूसी वाला तो रहा ही नहीं ना सर, कि आप इन्फॉर्मेशन को लेकर आओ, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को शेयर करो, ये सरकार वहाँ बात करेगी। उनका काम है आप सीधे डिसीजन करना। आपकी गवर्नमेंट को भी बाद में पता चलेगा कि आपकी एजेंसी ये कर चुकी है, या किसी भी देश की सीक्रेट सर्विस ने काम कर दिया है। तो
मैं लकी बिस्ट को फिर क्या मानूं? कौन सा वाला जासूस, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाला, या फिर एक सीक्रेट सर्विस का जो एजेंट जो आप बात कर रहे हैं, आप जो काम हो गया वो वाला? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जो भी दुनिया की सीक्रेट सर्विस है, मैं सिर्फ हमारी RNW पर ही नहीं लाऊंगा। आप वर्ल्ड में एक ही तरह से काम करती हैं, चाहे वो हमारी RNW हो, CI हो, MSS हो, XYZ FSB हो, कोई भी हो, मतलब स्ट्रक्चर सबका सेम ही है। एक नॉर्मल क्या है, मैं आपको बहुत शॉर्ट शब्द में बता देता हूँ कि बहुत सारे, जैसे आपने दुनिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सुनी है, आप पुलिस भी देखते हो, एक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, देन लास्ट DGP तक। तो आपने ये स्ट्रक्चर यहाँ कभी नहीं देखा। इसमें भी एक सिंपल स्ट्रक्चर सर, कि वो बंदा, अगर सपोज करो कोई CIA का बंदा है, वो CI का ही एक एजेंट है, ठीक है। वो क्या करता है, एक नॉर्मल तरीके से किसी कंट्री के अंदर जाके अपना खुद का नेटवर्क स्टेब्लिश करता है सर। वो नेटवर्क उसका कितना स्ट्रांग है, एक एसेट, बहुत सारे लोगों ने बोला है एसेट 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 क्या है, स्पैरो अलग होता है सर, एसेट अलग होता है, हैंडलर अलग होता है, इसमें भी डिफरेंट चीज है। एक एसेट, अगर कोई भी एक एसेट होगा किसी देश के अंदर, वो इंपॉर्टेंट आदमी, मैं स्पैरो को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लूंगा सर। स्पैरो, अगर मैंने किसी को कोड दे दिया स्पैरो का, वो मुझे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई, अगर मैंने मीडिया के किसी आदमी को क्या कर दिया, अपना एक स्पैरो बना दिया, उसका कोड है स्पैरो, वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। वो इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। 100% मैं उस इन्फॉर्मेशन पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। यहीं पर एक एसेट आता है। एसेट क्या होगा, अगर मैं किसी को एसेट बनाता हूँ किसी भी देश के अंदर, वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होगा सर, या तो आर्मी की बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा, या पॉलिटिकल विंग के अंदर वो बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा, या मीडिया के अंदर ही उसका बहुत बड़ा होल्ड होगा सर। उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो 99.9% हद तक सही होगी। ये तो क्या है, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। अब ये फंडा पूरा चेंज हो चुका है, हम सीधे आ जाते हैं घोस्ट के ऊपर। घोस्ट तो लोगों ने सुना ही नहीं होगा सर। घोस्ट के अंदर भी क्या है, दुनिया की अलग अलग एजेंसीज अलग अलग कोड देती है सर। सैडो दे दिया किसी को, ब्लैक आइज दे दिया, नो फेस हो गए। ये दुनिया के अंदर वो लोग हैं सर, अगर सपोज करो कि CI का ही कोई नो फेस है, या CI का ही कोई सैडो है, या CI का ही कोई ब्लैक आइज है, वहाँ के प्रेसिडेंट को भी नहीं पता होगा सर मेरे देश के अंदर ये ब्लैक आइज था कभी, या सैडो था। मतलब वो कैसे करके पूरी दुनिया में अपना काम करके आ जाते हैं और फिर इन्हीं लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि एक देश का जो नो फेस है वो हजारों किलिंग करके आ रखा है सर, और समाज में आराम से आपके यहाँ रह रहा है। यहाँ तक कि उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत कम, मतलब गिनती के, जिनको आप अंगुलियों में गिन सकते हैं, उन्हीं लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन पता होगी। अगर उन लोगों ने एक बार एजेंसी छोड़ दी तो दुनिया में उसके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं होगा। तो ये तो हो गया कि पता नहीं होगा, लेकिन आज तो उल्टा है। जैसे कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दूँ तो पता हो जाता है कि लोगों को, अच्छा ये कौन, ये कहाँ। अब तो खुद सरकार भी बता देती है कि हमारा ये ऑपरेशन हमने ऐसा किया। नहीं सर, देखो ऑपरेशंस बताते हैं। अगर आप मोसाद का देख लो तो मोसाद हमेशा अपने ऑपरेशन बता देता है, ठीक है। क्यों बताता है वो मोसाद? नहीं, ताकि सर दुनिया, देखो आपको मैं क्या चीज़ है, दो तरह का काम होता है सर। एक क्या होता है कि दुनिया के अंदर कोई भी लड़ाई कब जीती जा सकती है सर, पता है? लड़ाई को आप दुनिया में दो ही तरीके से जीत सकते हो। आप अपने एनिमी को तब खत्म कर सकते हो जब आप अपने एनिमी को जानते हो। दुनिया में आप अपने एनिमी को बिना जाने आप अपने एनिमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते सर। अगर मुझे अपने एनिमी के बारे में पता है तभी मैं अपने एनिमी को खत्म कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे एनिमी के पास, सपोज करो कि 100 सोल्जर्स हैं एग्जांपल के लिए, मुझे पता है कि मुझे अपने एनिमी तक पहुंचने के लिए उन 100 सोल्जर को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने एनिमी को जानता हूं सर। मुझे उसकी कमजोरी भी पता है, मुझे उसकी ताकत भी पता है। तो एक तो क्या, अपने एनिमी को बिना जाने नहीं मार सकते। दूसरी चीज क्या होता है सर, मॉरल पर असर डालना। क्या होता है कि हम बताते हैं हम कितने पावरफुल हैं ताकि आप सामने वाले का मॉरल डाउन कर सको। यहीं पे दो चीज़ें लगी, मैं टोक के पूछ रहा हूँ। आप जैसे कह रहे हैं ना कि एनिमी को पता होना चाहिए, जब एनिमी आपको पता होगा कि ये दुश्मन है तभी आप मार सकते हो, ठीक है। सेम उस एनिमी के लिए भी तो है, दुश्मन के लिए भी, कि ये पता है कि मोसाद ये चीज़ें पहले कर चुका है, उसने बताया ऐसे ऐसे मारा है, तो उसका नुकसान भी तो हो सकता है कि उसका मोडस ऑपरेंडी ये है, ये इस तरीके से ऑपरेशन करता है, इस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम देता है। तो उस दुश्मन को भी तो एक अलर्ट होने का मौका दे रहा है वो, ये सब कुछ बताकर खुलासा कर। नहीं सर, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको बताई जा रही है क्या सच में वही टारगेट है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक थ्रेट डालती है, कंटिन्यू थ्रेट आता है कि सपोज करो कि पाकिस्तान में एक एग्जांपल लगा लो, एक लीडर है, कंटिन्यू थ्रेट आता है इस लीडर को मारने वाला, कहीं से इंफॉर्मेशन आई है। पहली बार ये इंफॉर्मेशन ISI को मिली है कि मेरे इस लीडर को भी खतरा है, किसी से भी खतरा, किसी भी एजेंसी से। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। वो उसके लिए क्या करता है, पूरी दुनिया, पूरी पाक का ध्यान, ISI का ध्यान, पाकिस्तान आर्मी का ध्यान उसकी सिक्योरिटी के ऊपर आ जाता है, कंटिन्यू उसको मजबूत बनाया जाता है। लेकिन तभी क्या होता है,
दूसरा टारगेट गिरा जाता है सर, टारगेट कोई और गिराए, दूसरा गिरा देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो दुनिया के अंदर एक चीज और है सीक्रेट सर्विसेज के अंदर, कि दुनिया में सबसे मुश्किल चीज है इंफॉर्मेशन को लाना, उससे भी ज्यादा मुश्किल चीज है गलत इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। उससे ज्यादा टफ है सर, कि आप सोच रहे हो कि मैं इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, क्या और वो ये भी किसी हो ने सकता फीड है कर दिया कि जानबूझकर, किसी ने वो इंफॉर्मेशन दी है, वो ज्यादा डेंजर है। चलिए, दूसरी चीज़ इसी में मान लीजिए, जिस तरह से मोसाद, और मोसाद के बारे में मैं लोगों की राय देखता हूँ, उनको मानते हैं कि वर्ल्ड की बेस्ट सीक्रेट एजेंसी है, ठीक है। आप चूंकि ऑलरेडी रॉ में रहे एक लंबे वक्त तक, और आपने भी इस दुनिया में, जासूसी की दुनिया में तमाम चीज़ें देखी हैं, आपकी नज़र में वाकई मोसाद इतना पावरफुल है, या एक ऐसी एजेंसी जिसके बारे में दुनिया में लोग जानते ही कम है, वो चाइना की खुफिया एजेंसी है? सर बिल्कुल, अगर आप मेरे से पूछो, मेरे दुनिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसी क्वेश्चन के ऊपर दोबारा, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन वो है जिसके बारे में जानता नहीं हूँ सर, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन है। एक चीज मुझे बताओ कि सर चाइना तो पावरफुल है ना? हाँ, अगर चाइना पावरफुल है तो इसका मतलब कि MSS ने भी दुनिया में ऑपरेशंस करे होंगे। तो आज तक उन्होंने कभी अपने ऑपरेशंस नहीं बताए कि वो किस तरह से अपने ऑपरेशन करते हैं। यहाँ अपने मोसाद बोलती है कि मैंने 2000 किलोमीटर दूर से एक एनिमी को किल कर दिया। CIA भी बता देती है, बताती है ना, रॉ भी बता देती है, RNW भी बताती है, तो चाइना क्यों नहीं बताती? सर मैं आपको चाइना का बताऊं सर, आप चाइना जाओ, आप जैसी चाइना जाओ, आप गाड़ी चला रहे होंगे ना सर, MSS को ये पता चल जाता है कि भाई इस आदमी के रेटिना मैच नहीं कर रहे हमारे यहाँ से। इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी उनके रोड के ऊपर MSS को एक मैसेज जाता है कि फलाने नंबर की गाड़ी में जो आदमी चला रहा है वो गाड़ी इसके नाम पर भी नहीं है और गाड़ी कोई और ड्राइव कर रहा है। अब पहली बार वहां की सीक्रेट सर्विस, अब उन एडवांस देखो, उनको तो ये पता चल जाता है कि हमारे देश के अंदर ये एक आदमी है जो चाइना को बिलोंग नहीं करता। उनका सर्वेलेंस देखो ना सर आप, मतलब रोड पर चलते हुए आदमी को वो लोग पकड़ लेते हैं। अगर चाइना के अंदर एक चीज और है कि अगर आपने काली का भी नाम सुना हो, एक बहुत बड़ा, अगर आपने आर्म्स में नाम सुना हो साथी का, बिल्कुल, आज तक लोग कहते हैं, बहुत सारी एजेंसीज कहती हैं कि चाइना के अंदर है, चाइना से ऑपरेट करता है। लोगों को दाऊद के बारे में पता है, लोगों को उस आदमी के बारे में नहीं पता जो न्यूक्लियर डील कर रहा है। लोग दाऊद 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 बोलते हैं, लेकिन काली के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। FBI के पास भी अगर हल्की फुल्की कोई फोटो आई है तो FBI ने वो शेयर करी है CIA को। आपने दाऊद का नाम ले लिया अचानक। हमारी जो खुफिया एजेंसी है, बहुत सारे और अलग अलग ऑपरेशन हुए, अलग अलग पुलिस के जरिए हुई। आज तक 93 के बाद से लेके कितने साल हो गए, 25-7, लगभग 32-33 साल तो हो गए, हम दाऊद के खिलाफ कोई ऑपरेशन सक्सेसफुली अंजाम क्यों नहीं दे पाए? उसको पकड़ नहीं पाया, क्यों नहीं पाया, या फिर टारगेट पे क्यों नहीं ले पाया आज तक? सर देखो, ये मेरी थ्योरी है जो मुझे लगा, ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी ने मुझे बोला। मुझे क्या लगता है सर, कि देखो दाऊद एक पावरफुल है या कुछ भी हो, XYZ एक गैंगस्टर है, 93 के बाद एक टेररिस्ट है। अगर हमारी एजेंसी पावरफुल है सर, मतलब एग्जांपल के लिए RNW बहुत पावरफुल है दुनिया के अंदर। अगर सपोज करो कि 1993 के बाद भी दाऊद को एलिमिनेट नहीं कर पाए या नुकसान नहीं कर पाए, तो कोई ना कोई तो है जो दाऊद को भी बचा रहा है। अगर एक पावरफुल आदमी से किसी को बचाया जा रहा है तो वो भी कोई ना कोई पावरफुल होगा ही जो दाऊद को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। कि महज एक गैंगस्टर नहीं है या एक टेररिस्ट नहीं है जिसको आप जाके आपने आपको किल कर दिया, जबकि लोगों को सबको पता हो गया, DHA में रहता है, व्हाइट हाउस में रहता है, ठीक है, कराची में उसके फोन नंबर, घर का नंबर पता सब है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है सर, ये मेरी थ्योरी है कि कहते हैं कि दाऊद का नेटवर्क एशिया के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। मतलब दाऊद का नेटवर्क ऐसा सर, अगर आपने एक छोटा सा इंसिडेंट सुना होगा कि एक बार अशोका होटल में प्लानिंग चल रही थी, हमारे बहुत सीनियर इस टाइम दाऊद की बेटी की जब शादी थी, बिल्कुल, शायद विक्की मल्होत्रा फरीद तानाशाह इस टाइम अशोका होटल में। आप ये लगा लो ना कि ये इंफॉर्मेशन मुंबई तक कैसे पहुंची सर। और तब ये जब ऑपरेशन प्लान हो रहा था तब कोई और नहीं थे, जो हमारे NSA हैं अजीत डोभाल साहब, वही थे। वो कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं कि चीफ साहब, NSA चीफ साहब वहां पर थे, ठीक है। और ये सोचो कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी को पता चला, मतलब ये पता चल गया कि अशोका होटल में प्लानिंग चल रही है और मुंबई पुलिस की टीम पहुंच गई। इसका मतलब उस आदमी का नेटवर्क है ना सर। नेटवर्क तो किसी ना किसी ने तो उसको बोला है, चाहे पुलिस फोर्स से बोला हो, चाहे सीक्रेट सर्विस से, किसी ना किसी ने उसको बोला है। तो इसका मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि उस आदमी का नेटवर्क है। एक्चुअली क्या होता है, सीक्रेट सर्विस अपना नेटवर्क बनाने में हजारों करोड़ का फंडिंग लगाती है सर, बहुत पैसा लगाती है, अनअकाउंटेड मनी होता है, मतलब जिसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है कहीं भी। मैं बोलता हूं कि CIA को एक ऐसा आदमी मिला है जो उसको एशिया की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, अगेंस्ट अमेरिका के अगेंस्ट क्या प्लानिंग चल रही है, क्या चीजें हो रही है। तो CIA उसको बोलता है कि तुझे मैं सेफ रखूंगा, तू टेंशन मतलब, तू सेफ है, तुझे कोई टच नहीं करेगा, लेकिन
इस एशिया के अंदर अगर कुछ भी चीजें हो रही है वो तू हर इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा। एक थ्योरी अगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं CIA दाऊद को बचाने की कोशिश करती है सर, सिर्फ किस लिए कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो। CIA को पैसे से कोई मतलब नहीं है सर, ठीक है, CIA को कोई पैसे, वो कहती है दाऊद को तुझे जितना कमाना है कमा, तू कमा, बट मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तू सेफ रहेगा। साहब CIA पे तो शुरू से इल्ज़ाम लगता रहा है। जब USSR था अफगानिस्तान में, जिस तरीके से जब ये तालिबान का जन्म हुआ, उस वक्त अलकायदा को खड़ा करना, ओसामा बिन लादेन को, फिर बाद में बगदादी को, जितनी भी जगह पर है, तो पहले तो ये उन लोगों को हथियार भी देती है, ट्रेनिंग भी देती है, खड़ा कर देती है। तो ये सही है कि CIA के लिए मतलब ये बैड क्रिमिनल, गुड क्रिमिनल, ये सबका कोई मतलब नहीं है, बस उनको अपना फायदा, अपनी इंफॉर्मेशन। सर देखो क्या होता है कि US अपनी धरती में आज बहुत पावरफुल है, लेकिन बनाता क्या वेपन ही, बनाता वेपन ही है ना। बाकी हर चीज भारी बना रहा है सर, लेकिन अपनी धरती में सिर्फ वेपन बना रहे हैं। सर देखो, दुनिया को, एजेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता 1000 लोग मरे, लाख लोग मरे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। अपना एक न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए इसका इफेक्ट क्या है करने के लिए, जो मतलब हजारों लाखों लोगों के ऊपर एक न्यूक्लियर गिरा सकते हैं सर। आप कह रहे हैं ना कि एजेंसियों को फर्क नहीं पड़ता, 1000 लोग मरे, लाख लोग मरे। आप भी एक एजेंसी का पार्ट रहे हैं, आपने भी कुछ ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया होगा, कुछ लोग मरे होंगे, आपको कभी फर्क पड़ा? सर देखो, मैं आपको मेरी थ्योरी बताऊं कि दुनिया का कोई भी सोल्जर सर, किसी भी देश का सोल्जर XYZ, वो देश के लिए काम कर रहा है, नहीं, मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट है, मरने तक रिस्पेक्ट होगी सर। वो चाहे दुनिया के किसी भी मुल्क का सोल्जर हो, मैं उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा धर्म है मेरे देश की रक्षा करना जी। जब बात मेरे धर्म पर आती है तो मैं रिस्पेक्ट भूल जाता हूं सर, भूल जाता हूँ। लेकिन एक मैं असल में जानना चाहता हूँ कि चूंकि आप जो भी हैं, जैसे पुलिस वाले भी हैं, यूनिफॉर्म में, वर्दी में, अपने फौज के भी लोग हैं, एक इंसान जब दूसरे इंसान को मारता है तो उस वक्त क्या फील होता है? सर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ सर कि मतलब जान तो सब में ही है ना सर। हाँ, जान तो ऐसा नहीं है कि इंसान में ही है, अगर ईश्वर ने बनाया इस धरती में तो जान सब पर है सर। हाँ बिल्कुल। जान तो एक छोटे से डॉगी के बच्चे पर भी है, एक मुर्गी पर भी है। तो जब आप अपने खाने के लिए मुर्गी को भी मारते हैं तब दर्द नहीं होता सर? आपका स्वाद क्या होता है, मुझे खाना है, लेकिन जान तो आप तब भी रहे हैं ना सर। बिल्कुल सही। लेकिन आपके माइंड में नहीं है, आपके माइंड में सिर्फ मुर्गी है सर। आपके माइंड में क्या है, मुर्गी है, इसलिए आपको कोई पेन नहीं होता कि मुर्गी के मरने से आपको दुख हो। सीक्रेट सर वो हर आदमी जो मेरे देश का नहीं है जी, है ना, अगर उसकी वजह से मेरे देश में हल्का सा भी नुकसान होता है तो सेम है सर, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। ये जो पूरा ऑपरेशन होता है, कभी ऐसा हो आपके करियर में कि लगा कि कोई गलत आदमी को टॉर्चर कर दिया, गलत आदमी गलत जगह पर गलती से पहुंच गया, जिसका अफसोस हुआ कभी? नहीं सर, अफसोस है, देखो है तो सब चीजों से हट जाते हैं। आप कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करो धरती में, अगर आप बोलो यार दुनिया के अंदर आपसे ज्यादा स्ट्रांग कोई है ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सर एक सुई के नोक के जितना आपको भी चीजें लगती है जब आप अकेले बैठते हो। क्या होता है कई बार कुछ चीज ऐसी होती है जो दिमाग में घर कर जाती है, तो गलती मेरे से भी हुई है सर। अगर क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ सर कि मैं जो कह रहा हूँ वही सब कुछ सही है, तो लाइफ के अंदर हुआ है कि मेरे से भी बहुत, अगर मैं उस टाइम मजबूत रहता, अगर मेरे को लगता है, मैं क्या होता है कई बार हम क्या होता है सर, हम अपने कुछ एक चीज के लिए यार हमारे को लगता है हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा छोटे से नुकसान के लिए हम किसी का कितना बुरा कर देते हैं हमें खुद पता नहीं चलता सर। सिर्फ एक छोटे से नुकसान क्या होगा यार, कि अगर मैं भी एक जगह गया सर और मेरे से गलती हो गई और उस गलती से मेरे से क्या होता, मेरे सीनियर मुझे बुलाते एग्जाम्पल के लिए, मुझे 4 बारी डांटते, 4 बारी डांटने के बाद भला बुरा कहते, और क्या होता छोटा सा, चलो मान लिया कि मेरी एक रेड एंट्री हो जाती, मेरे रिकॉर्ड में एक रेड एंट्री हो जाती, किसने गलती, लेकिन फिर भी क्या होता, मैं जीता तो रहता, लेकिन हो सकता है कि मेरे इस एक डिसीजन से किसी का परिवार बर्बाद नहीं होता। मैंने सुना था आपके बारे में कि आपसे एक ऐसी गलती हुई थी कि एक शख्स को आपने मिस आइडेंटिफाई कर लिया, वही और वो मतलब कसूरवार नहीं था, और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ, और उसके बाद जब आपके साथ हुआ, जब आपको एक बार जेल में रहना पड़ा, तो आपको बार बार ये ख्याल आता था कि शायद उस गलती की वजह से नहीं सर, मैं एक्चुअली क्या हुआ, मैं जेल में था, तो यार मुझे लगा कि भाई मेरे ग्रैंडफादर ने पूरे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मेरे फादर ने आर्मी को पूरा जीवन दिया। मैं जब से मैंने होश संभाले, मैं 11th में पढ़ता हूँ, 11वीं से पढ़ने के बाद मैं सीधे भारत सरकार के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने दुनिया देखी नहीं,
सला मैं इस अंधेरी कोठरी में क्यों हूँ, है ना। मैं एक अंधेरी कोठरी में 6x6 की कोठरी में, मुझे तो बाकी कैदी लोग हैं उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता। तो मैं कुछ चीज़ भूल गया था, अचानक मेरे जहन में ये चीज़ याद आ गई, यार मेरे अंदर की आत्मा ने मुझे बोला, यार भाई लक्की ये पनिशमेंट तुझे क्यों मिल रही है, ये पनिशमेंट तुझे मिल रही है कि तूने भी एक दिन क्या हुआ कि सिर्फ एक आदमी को तूने उठाया तेरे तेरे इन्फॉर्मर के कहने से। थोड़ी देर के बाद मुझे पता चल गया था कि भाई ये इनोसेंट है, मुझे पता चल गया इनोसेंट आदमी है उस देश के अंदर, नहीं है इसकी गलती, मतलब विदिन आधे घंटे में समझ में आ जाता है। लेकिन चलो ठीक है यार, हम लोग कभी भी क्या होता है पूछने के लिए हम लोग टॉर्चर करते हैं चीजें, हो सकता है ज्यादा हो गया, मैं घबरा गया एग्जाम। मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर नहीं है, तो बोला तू जिम्मेदारी लेगा क्या, मेरे को बोला तू जिम्मेदारी लेगा इस चीज की। सर उस टाइम मैं स्टैंड नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं सर, क्योंकि मुझे डर गया यार, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह बहुत चीजें जो सुनते आ रहे थे, एक ही चीज है भाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से बचो, मानवाधिकार से बचो। तो सर उस टाइम मैं डिसीजन में, अगर मैं उस टाइम मजबूत खड़ा होता तो शायद वो आदमी जीवित होता अपने परिवार के साथ। तो मैंने गलती करी है, अब गलती क्या बोलेंगे सर, गलती भी नहीं कहूंगा, गलती तो होता है जो अनजाने पीछे से इन्फॉर्मेशन गलत आ गई, अपराध किया है। तो सर इन्फॉर्मेशन गलत थी, वहां तक ठीक था, लेकिन मुझे पता चल गया था ना लास्ट में कि भाई उस वक्त सुधारा, फिर वो गलती नहीं है सर, वो उसके बाद अपराध है। अगर आपने अपराध किया है तो आपको उसकी सजा मिलेगी सर। उसी के बाद आप लगभग 4 साल अलग अलग 11 जेलों में रहे। ये क्या मतलब हमने कई बार देखा फिल्मों में, नॉवलों में पढ़ा है कि जो जासूसी दुनिया के लोग होते हैं, कई बार उनको जानबूझ के उनकी सरकार एजेंसी किसी केस में जेल भेजती है कुछ और वजहों से, लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा, ठीक है, एक गैंगस्टर के 2 मर्डर के, और ये भी था कि उस वक्त आप अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन उस ड्यूटी के बावजूद जिसमें आपको मुश्किल से हफ्ता भर या महीने भर बाद बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो दोनों भी देश के दुश्मन थे, प्लान कर रहे थे देश के खिलाफ, 4 साल तक आपको जेल में क्यों रहना पड़ा? एक्चुअली सर देखिए क्या एजेंसी ने मदद नहीं की फिर आपकी? नहीं सर, देखो एजेंसी अपने लोगों से बहुत प्यार करती है सर, है ना, ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करी, जितना हो सका उतनी तो मदद करी है सर। मैं ये भी नहीं बोलूँगा मदद नहीं करी, अपनी तरफ से जो बेस्ट है बेस्ट एजेंसी ने किया सर। और लास्ट में मेरे को इनोसेंट प्रूफ करके बाहर भी निकाला कि मैं इनोसेंट हूँ, मेरा उस क्राइम के साथ कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट में वो मेरी एजेंसी मेरे साथ खड़ी थी, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, तभी मैं बाहर हूँ सर। ये जो एजेंसियों के अंदर हम लोग सुनते हैं पॉलिटिक्स भी बहुत होता है, ये सही है? सर मैं पॉलिटिक्स तो होता ही है सर। देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, 2 तरीके से, मतलब ये जेम्स बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसको टांग खींचो, इसको ये करो, ऐसा इस तरह का चलता है सर कि ये ज़्यादा उड़ रहा है, ये ज़्यादा इसका फेमस हो रहा है? एक्चुअली सर ऐसा क्या होता है, देखो दो तरह के लोग होते हैं सर। सपोज करो एक यूपीए गवर्नमेंट है, एक एनडीए गवर्नमेंट है, देश में 2 गवर्नमेंट है सर। एक एजेंसी के अंदर 10 लोग रह रहे हैं सर। हो सकता है कि 10 में से 8 लोग यूपीए गवर्नमेंट को पसंद करते हो, लेकिन 2 एनडीए गवर्नमेंट को भी पसंद करते हैं ना सर। मैं ये नहीं कहता कि 10 के 10 लोग एनडीए गवर्नमेंट को पसंद करेंगे, 10 के 10 लोग यूपीए गवर्नमेंट को पसंद करेंगे। अब एजेंसी क्या करती है सर, एजेंसी को लगता है, फॉर एग्जांपल के लिए दुनिया की किसी भी एजेंसी को लगता है कि एक आदमी है, एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन है, या एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, दुनिया की नजरों में भगवान है सर, दुनिया की नजरों में क्या है, भगवान है। लेकिन हमें पता चलता है यार, दुनिया की किसी भी एजेंसी को पता चलता है कि ये जो भगवान बन रहा है ना, ये एक्चुअली में भगवान है नहीं, ठीक है। इसकी वजह से हमारे देश के अंदर बहुत टेररिज्म फैल रहा है, ठीक है। ये धर्म के नाम पर लोगों को मरवाता है, ठीक है। ये लोगों को मैनिपुलेट करके बाहर भेजता है, लेकिन हमारे पास एविडेंस कुछ नहीं है सर। ये हमारे को पता सब है कि ये ऐसा करता है। अब होता क्या है, अगर हम उसको अरेस्ट करते हैं, या दुनिया की कोई भी एजेंसी उस लीडर को अरेस्ट करती है, उस बिजनेस टाइकॉन को, कोई भी XYZ, तो रातों रात हजारों लोग मारे जाएंगे सर, दंगे हो जाएंगे शहर में। इसको निकालो, एक तो हमारे पास एविडेंस नहीं, हम उसको थोड़ी देर के लिए लेके भी आ रहे हैं, इतनी देर में यहाँ शहरों में आग लग जाएगी, प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, राइट्स हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। अब यार एजेंसी कहती क्या करें यार, कंट्री को भी तो बचाना है, देश को भी बचाना है, तो इसका ना रहना इस देश के लिए हित में है। तो एजेंसी डिसाइड करती है इसको गिराओ। ऐसा इसीलिए कई बार होता है जब हमारे खुद अपने एजेंट कहीं विदेश में पकड़े जाते हैं। हालांकि ये भी मैंने सुना ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि अगर वो पकड़े गए और खुलासा हो गया कि ये इस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, तो फिर हम उसको डिसऑन कर देते हैं, हम उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं। सर वो तो लॉ है सर। देखो अब देखो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, वो तो है ही डेफिनेटली सर। अगर आप सुनाओ तो आज भी हमारे बहुत सारे, अगर चाहे 5 जेल के अंदर, वो तो जिनका मैं पता है बता रहा हूँ सर, जिनका आपको मीडिया में पता है। अगर जिनका मीडिया में नहीं पता, वो तो कितने लोग होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या होता है कि जैसे जो अभी उस बात को मैंने बोला कि
दुनिया की कोई भी एजेंसी डिसाइड करती है कि इसको गिरा दो, उसको गिराते हैं। अब मैंने आपको क्या बोला कि 8 लोगों को लगता है कि ये गिरना चाहिए, लेकिन 2 को लगता नहीं गिरना चाहिए। हाँ। उन 2 में से देखो, अब वो 2 दिक्कत करेंगे जिसने उसको गिराया है सर। जैसे एक चीज़ और थी, वो ये कि जैसे अपनी खुफिया एजेंसी और या दुनिया की भी, उसमें एक चीज़ ये कहा जाता है कि जब किसी को भर्ती किया जाता है मान लीजिए, तो उसको अलग अलग डेस्क दिया जाता है इंटरनेशनल, क्योंकि रॉ का काम तो देश के अंदर तो है नहीं। हाँ, RNW की बात कर रहा हूँ। तो जैसे आप CIA ले लो, ISI ले लो, KGB ले लो, मोसाद ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो सबको उनको इंटरनेशनल डेस्क दिया जाता है कि तुम एशिया देखोगे, तुम साउथ ईस्ट एशिया देखोगे, तुम पाकिस्तान, तुम ये, तुम वो, फलाना। अब वो मान लीजिए उनको भेज दिया, सपोज लकी बिस्ट ने ज्वाइन किया और लकी बिस्ट को कहा कि ठीक है अब तुम पाकिस्तान देखो। अब आप पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन लकी बिस्ट इससे पहले तो कभी पाकिस्तान गए नहीं है, तो आप वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके सारी चीज़ें आपने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान में फिर कौन आपकी मदद करेगा? वो चेन कैसे? वही, हाँ, RNW के ऊपर नहीं लाऊंगा। हाँ, आप बल्कि मत, आप मुझे ISI का बताओ। मैं ISI का बताता हूँ एग्जाम्पल। देखो होता क्या है, ISI क्या करती है कि इंडिया के अंदर अपना एक आदमी भेजती है, जानना सर, अपना एक आदमी भेजती है XYZ कोई भी, और वो आदमी को एक अच्छा सा अपना बिजनेस खुलवा के वो यहाँ बिजनेस खोलता है, फंडिंग की मदद करती है। वो इंडिया में शादी करता है वो आदमी, उसके बच्चे होते हैं सर, क्या होता है, उसके बच्चे भी हो गए नॉर्मली तरीके से, एक आदमी बना दिया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही क्या है, पाकिस्तान में यहाँ बहुत सारे आदमी स्टेब्लिश कर रखे हैं जो परमानेंट यहीं रह रहे हैं, जो यहीं रह रहे हैं नॉर्मली तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं। स्लीपर सेल, जिनका मतलब जिनका कोई काम नहीं। स्लीपर सेल्स क्या हो गया, स्लीपर सेल डिफरेंट हो गए सर। अच्छा। स्लीपर सेल हमेशा नुकसान करने के लिए होते हैं सर, वो ट्रेंड होंगे। स्लीपर सेल को पाकिस्तानी ISI ट्रेनिंग देगी आर्मी, और जब भी तोड़ फोड़ का नुकसान होगा, किसी को किलिंग करना होगा, ब्लास्ट करना होगा, तो स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया जाएगा। और ये नॉर्मल लोग हैं जिनके बारे में ये लेकिन है काम ISI के लिए कर रहे हैं। एक बढ़िया बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन चीज है जिसका, लेकिन अब क्या है, अब होता क्या है, ISI के 2 लोग आते हैं टारगेट को गिराने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान आर्मी उसे कैसे इन्फिल्ट्रेट करेगी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि क्या आपको इंफॉर्मेशन मिली है या आप लेके आए हो, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन मिल गई हमारी एजेंसी को कि पाकिस्तान क्या है सर, इस टाइम पठानकोट के थ्रू या पाक बॉर्डर अपने JN के बॉर्डर के थ्रू एंटर होगा। हमारा पूरा फोकस सारा एक्टिव हो गया, हम लोग कहाँ पर, JNK में। उसने नेपाल से एंटर करवा दिया, ध्यान ही नहीं था कहीं भी, क्लियर है। चलो चलो चीजें नहीं हुई, एजेंसी ने बहुत बढ़िया काम किया, और मतलब डिफेंस ने बहुत अच्छा काम किया कि कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाया, या अपने 2 लोग मरवा भी दिए उन्होंने। 2 लोग अगर मिशन बढ़ाया तो मरवा भी देंगे वो लोग, क्योंकि इन्फॉर्मेशन भी भेजी और अपने 4 लोग भेजे उन्होंने, और 4 लोगों को शूट आउट भी करवा दिया और बोल दिया यार BSF ने मार दिया। एक्चुअल में उनके हिटमैन आ रहे हैं कहाँ से, नेपाल के थ्रू। वो जैसे इंडिया में एंटर होते हैं सर, इंडिया में एंटर होने के लिए आप उस आदमी को एक्टिवेट किया जो बिजनेस टाइकॉन है, ठीक है सर। जो बिजनेस टाइकॉन है उसको बोला है भाई कि एवरीथिंग, पैसे से लेकर होटल से लेकर हर मदद, फंडिंग तो करेगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगा। वो डायरेक्ट पाकिस्तान के हिटमैन से नहीं मिलेगा, इसके लिए भी बीच के कट ऑफ होते हैं, ठीक है। जो पहले से पाकिस्तान के यहाँ एक्टिवेट है वो भी यहाँ रह रहे हैं, उनका काम क्या है कि वो उस बंदे से जितनी भी फंडिंग होगी वो लाकर इनके हिटमैन को देंगे, ठीक है। दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हिटमैन चाहे वापस जाए ना जाए, पकड़ा जाए, वो उनके 15 साल के आदमी को ना पकड़ा जाए सर कहीं, क्योंकि 15 साल से वो आदमी स्टेब्लिश है, बहुत काम का, उसने कितनी जगह फंडिंग दी है कुछ नहीं पता। तो जो बीच का कट ऑफ है इन तक पहुंचा दिया उसने। उसके बाद पाकिस्तान के कुछ ही लोग यहाँ पर पहले से एक्टिवेट होंगे, जिनका टोटल काम होगा चोरियों की गाड़ी में, ऑटो लिफ्टिंग में, ठीक है। कुछ एक लोग होंगे वेपन्स में, लेकिन एक ही काम 2 लोगों से नहीं करवाते कभी भी, चैन को कभी नहीं पकड़ने देंगे। कुछ एक आदमी जो उनके पहले से एक्टिवेट हो क्या करेंगे, चोरी की गाड़ी इन लोगों को पहुंचा देंगे। कुछ एक लोग वेपन देंगे, कुछ एक लोग इनकी रैकी कर रहे होंगे, ऑलरेडी रैकी, जो टारगेट की रैकी होगी वो रैकी कर रहे होंगे कंटिन्यू, ठीक है। और उस आदमी को भी टारगेट नहीं बताया जाएगा, इतना मतलब इस तरीके से काम करने का तरीका होता है। बोलते हैं नोएडा के 16 सेक्टर में कंटिन्यू रैकी करो, 16 सेक्टर में इनका टारगेट कौन है कुछ नहीं पता, वो उसको रैकी करने वालों को भी नहीं पता होगा, बस वो कंटिन्यू 16 सेक्टर को वॉच कर रहे होंगे। सर 16 सेक्टर में पुलिस की गश्त इतने बजे लगती है, आर्मी की मूवमेंट इतने बजे होती है, पेट्रोलिंग इतने बजे होती है, टोटल चीजें। तो हर आदमी का काम एक डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड होने के लिहाज से लास्ट के अंदर क्या होगा, जो इनका मेन आदमी होगा, जो मेन आदमी जो डायरेक्ट ISI के साथ जुड़ा होगा, खुद एक ISI का एजेंट होगा, वो टारगेट को बताएगा किनको, अपने हिटमैन को। तो हर आदमी का काम डिवाइड, एक और किसी को कुछ पता, किसी मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, कई बार तो क्या होता है, एक ऑपरेशन सुनाता हूँ मैं आपको किसी का, क्या होता है,
किसी किसी का एक ऑपरेशन है, किसका है ये नहीं मालूम, जो भी है, तो एक जगह पहुंचे, एक होटल में पहुंचे किसी देश में। होटल में पहुंचने के बाद बोला ठीक है, एक काम करो, एक आदमी तुमसे कल मिलेगा, ठीक है। वो आदमी उससे मिलने आता है, पता चलता है पहले हिटमैन को सेकंड हिटमैन मिले, अब 2 हिटमैन है, ठीक है। अब 2 हिटमैन को उनको बोला जाता है कि एक काम करो, एग्जाम्पल के लिए तुम GR ग्रीक रेफरेंस के ऊपर काम चलता है, जो लोग मिलिट्री मैप के ऊपर काम करते हैं, तुम 4 फिगर GR में कहीं भी रह लो। 4 फिगर GR का मतलब होता है 1 किलोमीटर के दायरे में, मतलब जैसे मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, आप यहाँ से चारों साइड में 1 किलोमीटर एज ए रेडियस हमने अगर 2 किलोमीटर कह दें, 1 किलोमीटर दूरी में मैं कहीं भी रह लूंगा, ठीक है। हमने 1 किलोमीटर दूरी पर हम लोग रह लिए, एक होटल के अंदर रह लिए। उसके बाद बोलेंगे एक काम करो, नजदीक में, तो इंडिया टुडे ऑफिस पहुंचे, अभी भी टारगेट नहीं पता। इंडिया टुडे ऑफिस पहले के बाद बोला एंटर करो, एंटर करने के बाद एग्जाम्पल के लिए 10 कमरे हैं, ठीक है। अब लास्ट तक विदिन ये लगा लो कि आप इस मतलब 5 मिनट पहले तक भी आपको टारगेट नहीं बताएंगे सर, क्योंकि हो सकता है कि इस सीक्रेट सर्विस भी एक्टिवेट और उसको इंडिया टुडे ऑफिस के बाहर ही पकड़ ले। अगर ये पकड़े भी गए तब भी ये नहीं पता होगा कि टारगेट है कौन। लास्ट टाइम में आपको बताया जाएगा फलाने रूम के अंदर फलाना टारगेट, मतलब इतना हाई, अगर यहां भी पकड़े गए, क्योंकि इन्हें वो टारगेट दोबारा गिराना है, पकड़ा जाए तो दूसरे के बारे में भी नहीं पता ही नहीं होगा सर। और इनका काम करने का तरीका भी कैसे होगा, आप इनके ऊपर सर्वेलेंस कर लो, कुछ भी कर लो, 1 by 1, आप इनके मोबाइल भी निकाल लो, उस मोबाइल से आप तीसरे आदमी तक कभी नहीं पहुंचोगे। मतलब मैं सिर्फ आपको कॉल करूंगा, आप सिर्फ मुझे कॉल करोगे जीवन में, ना मैं तीसरे आदमी का भी कॉल भी रिसीव नहीं करूंगा। अगर आपने मुझे पकड़ भी लिया, एग्जाम्पल के लिए मुझे पकड़ लिया, आपको पकड़ लिया, सर हम दोनों का ही एक्सेस है, आप तीसरे के एक्सेस तक जाओगे ही नहीं ना सर। जैसा आपने अभी बताया कि एक पूरे देश के अंदर सेटअप किसी को फिक्स किया जाता है, वो नॉर्मल इंसान बन के रहता है। एक मैंने आपकी कहानी सुनी थी कि ऐसे ही किसी मिशन या ऑपरेशन में आपको दोस्ती करनी पड़ी थी, फिर जो भी था उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, फिर उस गर्लफ्रेंड से आपकी दोस्ती हो गई। तो ये जासूसी का इश्क वाला पहलू क्या था? नहीं सर, वो कहानी क्या थी मैं आपको वैसे शॉर्ट में बताता हूँ। अब देखो एजेंसी कैसे काम करती है सर। टारगेट कहाँ था? टारगेट था लास्ट म्यांमार बॉर्डर पर, ठीक है। लेकिन म्यांमार बॉर्डर तक कैसे पहुंचेंगे? पहले तो हुआ क्या, राजस्थान में जगह है जोधपुर, वहां पर एक मारवाड़ी जो लोग होते हैं उनकी दुकान है, मतलब बनिया कैंटीन में उनकी दुकान है, जो आर्मी के अंदर एक बनिया कैंटीन भी होती है सिविल की, उनकी दुकान है। उसका लड़का जोधपुर में है, उसके साथ पहले क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, नॉर्मली क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, खेलते थे। अब खेलने के बाद धीरे धीरे दोस्ती हुई, दोस्त के बाद बोला यार काम की जरूरत है, बोला ठीक है यार काम क्या, मेरे दुकान में कर लो करके काम, जाना तो वही था। अब उसने बोला यार, मैंने कहा भाई हलवाई का तो नहीं आता, बोला नहीं कोई बात नहीं भाई, बेच तो देगा चीज है। अब वहां से क्या, अब एजेंसी का आप ये देखो कि इतना सीक्रेट कि आर्मी को भी नहीं पता कि जो मतलब हमारे जो बनिया कैंटीन में काम कर रहा है वो भी क्या है, हमारी फोर्स का एक हिस्सा है। देखो सीक्रेट सर्विस क्या है, सीक्रेट सर्विस भी देश का एक हिस्सा है। यहाँ भी आर्मी से भी डेपुटेशन जा रहे हैं, आईपीएस भी डेपुटेशन, ज्यादातर डेपुटेशन पे आते हैं, डेपुटेशन पर ही जा रहे हैं सबके सब। तो इतना सीक्रेट मिशन की खुद आर्मी को नहीं पता कि जो यहाँ बनिया कैंटीन में जो लड़का काम कर रहा है वो भी एक सीक्रेट सर्विस का हिस्सा है या हमारा एक बनता है। अब ये पता है कि जो एक लड़की है वहाँ क्या होता है, संडे को आर्मी कई बार क्या करती है, सिविलियंस बहुत आते हैं अंदर और वहाँ के लोगों को ये जलेबी बहुत पसंद है, और उस पहले से एजेंसी ने डाटा निकाल रखा है कि उस लड़की को क्या है जलेबी बहुत पसंद थी सर, ठीक है। और एवरी संडे को वो आती थी और आई, वो एक आध बारी उसको वॉच किया, वॉच करने के बाद जलेबी दी, कभी एक पीस ज्यादा दे दिया, थोड़ी दोस्ती हुई। और उनको मतलब ड्रिंक बहुत करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, अगर नशा बहुत करते हैं, तो भी धीरे दोस्ती, उसने कहा कैसे बियर का भी जुगाड़ कर दो, हमने कहा ठीक है बियर का भी जुगाड़ करेंगे, तो दोस्ती हो गई। अब उसी बहाने हम लोग बाहर भी जाते थे, मैं तो सिविलियन हूँ सर, ठीक है, आर्मी को का मैं तो सिविलियन हूँ, सामान भी लेना है, तो धीरे धीरे उससे दोस्ती हुई। अब उससे दोस्ती, उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जैसे आर्चिस गैलरी दुकान होती है, तो एक नॉर्मल आर्चिस गैलरी तो नहीं कहूंगा, नॉर्मल छोटी सी जिसमें ग्रीटिंग कार्ड, खिलौने वगैरह, गिफ्ट शॉप। तो उससे अच्छी दोस्ती हुई। दोस्ती होने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तो मैं उसको ब्रेन वॉश करना यहाँ से स्टार्ट किया यार, कि बोला, मैंने कहा यार, बोला यहाँ पर साहब लोग बात कर रहे थे कि यार फौज एक ऑपरेशन लॉन्च करने वाली है बड़ा, तो बोली ऑपरेशन, मैंने कहा अभी सुनने में आया साहब लोग बात करते हैं वहाँ पर, अब एक भी नहीं बचेगा यहाँ पर, तो थोड़ा सीरियस बोला। हमने कहा कि सारा, और दूसरा है कि ये दूसरा देश नहीं है यहाँ पर, तो बोली म्यांमार कहाँ, मैंने कहा इसकी भी आर्मी मिलकर एक साथ ऑपरेशन करेंगे और ये लोग सब मारने वाले हैं एक दूसरे को। अब वो थोड़ा सा चेहरा मैं रीड कर रहा हूँ, मैं जैसी ऐसी बातें बोल रहा हूँ उसके फेस पर नजर आ रहा है, उसका ध्यान कहीं और जा रहा है। जब मैं तो चीजें करते करते, तो फिर मैंने उसको बोला कि यार एक है वो तो आजकल अंदर ही रहता है,
वो भी कोई ग्रुप का था। तो बोली अंदर, हाँ। मैंने कहा उसकी बीवी भी अंदर रह रही है, बच्चा भी अंदर रह रहा है, खाना आना भी वहीं से खाता है, फौज के मैस से ही खाना खाता है। तो पहले तो इन्हीं के साथ काम करता था, ठीक है। तो उसको मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसने उसका प्रेशर क्या कर दिया, अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर डालना स्टार्ट कर दिया। जो उसका बॉयफ्रेंड एरिया कमांडर हुआ करता था, पावरफुल लड़का पूरा, ये हमारे को पहले से पता है पूरा। अब दिक्कत क्या, अब फिर धीरे धीरे वो अपने घर भी ले जाने लग गई मुझे, और लेकिन घर जाते समय भी डर बहुत, साला कहीं से अगर इन्फॉर्मेशन आउट हो। एरिया कमांडर, अरे सर, मेरे दोस्त की बॉडी में 18 नट बोल्ट डाले थे। तो मेरे दोस्त था जिसकी बॉडी में ड्रिल मशीन से छेद करके 18 नट बोल्ट को कसा था, तो जहन से चीजें नहीं निकलती थी। तो एक चीज, जाओ घर पर जाने में भी मतलब डर के मारे चीजें ये वो। तो क्या हुआ, ये प्रोसीजर चला हुई थी, लगभग 45 दिन के आसपास का प्रोसीजर चला चीजें। तो मुझे एक दिन वो बोली कि यार, कि अगर कोई बोली, अगर जैसे मेरे भी कोई जानने वाले हैं, अगर वो कर दे, सरेंडर कर दे तो फौज मारेगी। मैंने कहा फौज मारेगी नहीं है, तो सब लोग बोल रहे हैं सारा पढ़ाई लिखाई सब करवाते हैं चीज़ें, उसको ब्रेन वॉश कर दिया चीज़ें। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ है, और ये उसने अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर पूरा प्रेशर दे दिया इस चीज़ का, और उसका बॉयफ्रेंड रेडी सरेंडर करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि वो मुझे बोलती कि भाई साहब लोगों से मिलाने, चीज़ें करने। इससे पहले क्या हुआ, ये था 24 की, शायद 24 दिसंबर की बात है, क्योंकि 25 को उनका क्रिसमस होता है। उसका बॉयफ्रेंड आया सेम दुकान पर, और ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लीक हो गई। कहाँ से लीक हुई नहीं पता, जबकि एरिया कमांडर इसका पावरफुल, और लड़का बिल्कुल नया लड़का, यंग लड़का, मतलब 22-23 साल का लड़का है, यंग, पूरा म्यांमार में ट्रेनिंग लेके आया हुआ। और उसी के टीम के लोग आए और सीधे ही क्या किया, पहली गोली तो मारी उसकी गर्लफ्रेंड को, सीधे शूट आउट, और दूसरी गोली मारी यहाँ 9mm पिस्टल यहाँ रखा, और यहाँ से गोली पार हो गई। तो वो ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हुआ। जो लड़का था जॉन नाम था उसका, और वो उसको मरा हुआ सोच के चले गए, और वो दोबारा खड़ा, और उसी के ग्रुप के लोगों ने मारा उसको, कि उनके ग्रुप के लोगों को पता चल गया था कि हमारा ये सरेंडर करने वाला है। वो नहीं चाहते थे, वो नहीं कभी सरेंडर नहीं चाहेंगे। अब ये सोचो कि ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं पता, मैंने किसी से शेयर नहीं करी, मैंने तो किसी से भी शेयर नहीं करी। अब सही जो मेरे सुपीरियर थे उन्होंने भी किसी से भी शेयर, लेकिन फिर भी ये बात वहाँ तक पता चल गया कि जॉन सरेंडर करने वाला है। और वो खड़ा हुआ सर, वो एकदम से खड़ा हुआ, और खड़े होने के बाद उसने, मुझे तो वो जानता नहीं था ना, हमारी टीम को जानता था। वहाँ नज़दीकी में इंडियन आर्मी की एक बटालियन थी, वो वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद गोली पार हुई यहाँ से, उसने बताया। और नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री में लगभग 64-65 AK-47 एक साथ पकड़ी गई सर, उसने कैंप पर अटैक करवाया अपना। और आज भी, शायद मैं तो 2019 के बाद टच में नहीं हूँ, आज भी वो भारतीय सेना के लिए काम करता है सर, आज भी काम करता है। उसके बाद बच गया था? हाँ, बच गया, कुछ नहीं, गोली यहाँ से पार हुई, इधर से निकल गई, आज भी जिंदा है सर। 2019 तक जिंदा था, और इंडियन आर्मी के साथ रहता था, वहीं फौज में ही खाना खाता था, वहीं चीज़ें। और ऑपरेशन के अंदर भी मेरे साथ बहुत ऑपरेशन करे उसने। मैं तो ऑपरेशन में भी जाता था, तो मैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनता था, उसको मैंने आज तक जीवन में कभी बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ नहीं देखा सर। तो बाद में उसको पता चला कि आपने उसकी गर्लफ्रेंड को एक तरह से ब्रेन वॉश किया था? नहीं, मुझे कभी नहीं पता चला सर। नहीं, गर्लफ्रेंड से आप उसके मिले, ये भी उसको नहीं पता? नहीं, ये उसको कुछ नहीं पता चला। और मुझे भी दुख हुआ कि जो उस लड़की कभी हिस्सा ही नहीं थी सर, वो इनोसेंट थी। देखो, उसका बॉयफ्रेंड एरिया कमांडर था, ये चीज़ें थी, लेकिन मतलब एक इनोसेंट लड़की, इसको दुनिया में कोई नहीं, आराम से अपनी दुकान चला रही है बेचारी। उसका एक ही कसूर था कि उसका बॉयफ्रेंड एरिया कमांडर था, और वो चाहती थी सरेंडर करना, लेकिन तो उन लोगों ने, जिन्होंने मारा, उनको ये लगता था कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड इसका ब्रेन वॉश कर रही है सरेंडर के लिए, इसलिए सर उसमें कुछ तो लगा होगा, तभी शूट आउट कर दिया सर। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का आपको दुख हुआ होगा? दुख तो बहुत ही, मतलब कई टाइम तक, बहुत टाइम तक। एक इनोसेंट लड़की सर, मतलब सच में, देखो इतने में तो आदमी पहचान में आ जाता है। उसकी सिर्फ एक ही गलती थी, मैंने आपको बोला ना कि उसका बॉयफ्रेंड एरिया कमांडर था सर, सिर्फ उसकी इतनी गलती थी। 19 तक आप रहे, फिर कभी जॉन से मिले थे? नहीं, उसके बाद कभी नहीं मिला सर, कभी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। और ऑपरेशन बहुत करे साथ में जब तक रहा, और हमेशा साथ में नहीं रहा, क्योंकि 19 से पहले आपने कई ऑपरेशन किए साथ में, लेकिन तब भी उसको भनक नहीं लगी? क्या भनक नहीं लगी? एक्चुअली क्या है, वो हमसे ज़्यादा समझता है सर मिलिटेंसी को, मुझसे ज़्यादा वो समझता है, उसको पता है, इन्फॉर्मेशन भी उसके पास आती है, इन्फॉर्मेशन हमसे पहले उसके पास आती है, हम उसी के कहने से चलते थे। और लेकिन उसमें भी हमेशा ध्यान रखते हैं हम लोग, कहीं डबल ट्रैप ना हो, अम्बुश हमारे खिलाफ ना हो कभी भी। उसको आपकी असलियत पता चली थी? बात नहीं, कभी, जब तक मैं था तब तक तो कभी नहीं पता चली। और बिना सैलरी के काम करता। हो सकता है कभी सोशल मीडिया में आपने ये कहानी जिक्र किया हो, तो हो सकता पता हो। बिल्कुल, अब तो हो ही सकता है सर, कभी भी। जबकि उसको गवर्नमेंट ने बोला
कि देखो हम लोग क्या करते हैं सर, जब भी आदमी ने हमारे लिए काम किया 2-3 साल के बाद हम स्टेब्लिश करवा देते हैं यार, तो कहीं भी रह ले, तो दिल्ली जाके रह ले, नोएडा रह ले, कहीं भी एक्सवाइज, तो अपना कुछ धंधा खोल ले, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। उसने कभी पैसा भी नहीं लिया सर, ना कभी पैसा लिया, सच्चा देशभक्त है। कभी मतलब नहीं लिया उसके बाद। लकी भाई, एक बार प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ आए थे दिल्ली में, और हैदराबाद हाउस में बाकायदा वो एक स्पीच मोदी जी के साथ उनका वो एक गार्डन में चाय पीते हुए बड़ा विजुअल मशहूर हुआ था, जिसमें मोदी जी अभी बार बार बराक बराक बोल रहे थे। और उस हैदराबाद हाउस की उस मीटिंग में जो अमेरिकन स्नाइपर्स थे, उनके साथ साथ हमारे इंडिया की तरफ से एक लकी बिस्प भी स्नाइपर थे जो हैदराबाद हाउस की छत पर तैनात थे। तो आपको छत पे क्यों भेजा गया था? सर एक्चुअली हमारा तो सर नो स्काई, मतलब उस टाइम एक ही ऑर्डर, नो फ्लाइंग जोन जो नो होता है फ्लाइंग जोन सर। लेकिन उस टाइम मुझे एक चीज, इंडिया गेट और उस पूरे एरिया से कोई भी प्लेन नहीं उड़ेगा, कोई प्लेन नहीं, कोई रडार नहीं, कोई एयरक्राफ्ट नहीं, कुछ भी एयर पर कुछ भी हो तो उसको गिरा दो सर, सीधे ऑर्डर्स थे सर। कोई भी प्लेन हो, कोई भी सीधे गलती से कोई पैसेंजर प्लेन गुजर जाए, XYZ कुछ भी सर, सोचना नहीं है, सोचना नहीं, ऑर्डर से सीधा गिरा दो सर। तो आप कैसे गिराते? सर एक्चुअली क्या है, देखिए कि इसकी सॉरी इसका भी क्या है एक्चुअली, जब भी हम लोग को पूरा ट्रेनिंग है कि किस, अगर हमारे रेंज के अंदर, एक स्नैपर के रेंज के अंदर, मतलब जो भी हमारा वेपन है उस रेंज के अंदर अगर कुछ भी आ रहा है तो उसको हिट करना है सर। या देखो उसका, आप उसका फ्यूल टैंक गिरा दो सर। आप अगर किसी का फ्यूल टैंक गिरा रहे हो, अगर कोई भी अगर फ्लाइट उड़ रही है, ये तो नॉर्मल एक, अगर मतलब इंडियन सोल्जर्स को भी है कि जब भी कोई फ्लाइट चल रहा हो ऊपर, आप उसका फ्यूल टैंक गिराओगे तो पूरा प्लेन नीचे सर। एक मैंने विल स्मिथ की फिल्म देखी थी जिसमें एक चलती ट्रेन में एक टारगेट था, और वो एक पहाड़ी पे बैठा हुआ और दूर से निशाना लेता, और चलती ट्रेन में फिर एक अचानक छोटी सी बच्ची आती है और कुछ सेकंड का टाइम है, ट्रेन टनल में जाने वाला, और वो शूट करता और पहला निशाना ये एकदम काम कर देता है। ऐसी एक कहानी आपकी थी कि आप कई 600 या 800 मीटर दूरी पर थे और एक जगह कहीं ऑपरेशन था, और उसमें एक जो भी टेररिस्ट या जो भी था, और वो एक ऊंचाई पर बैठा हुआ है, और आपके पास एक ही मौका है, क्योंकि उसके बाद अगर वो मिस हो गया और भाग गया तो दोबारा पकड़ा नहीं जाएगा। वो क्या कहानी थी सर? एक्चुअली क्या है, देखिए इन्फॉर्मेशन थी कि मतलब ये लोग हाइड आउट वगैरह बना के रहते, तो नॉर्मली थे वो लोग और बैठे हुए थे नॉर्मल। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि मेरा टारगेट बहुत मूव फास्ट था, कोई मूव फास्ट नहीं था, इतना वो भी नहीं था, और मौसम वगैरह भी मेरा क्लियर था, ऐसा नहीं था। जो भी मेरा फील्ड ऑफ फायर था बहुत क्लियर था, जिस जगह भी मैंने पोजीशन ली थी। तो लगभग 840 का डिस्टेंस था, 140 मीटर, 840 मीटर के आसपास का डिस्टेंस था। तो क्या है कि जब भी मैं रेंज में फायरिंग करता था सर, जब भी हम लोग फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस करते थे एज ए स्नाइपर से, तो जो मैंने लास्ट जो फायरिंग किया है, एक हम लोग मटका होता है, एक मटका, हम मटके के साइज का हेड लगाते हैं क्योंकि एक आदमी का सर इतना ही बड़ा होता है, छोटे मटके का जितना। तो वहां भी मैंने 5 सेंटीमीटर का ग्रुप मारा है, मतलब जो मेरे 5 राउंड मारे हैं, लेकिन 5 सेंटीमीटर के अंदर है, तो ठीक है, फायरिंग इतना बुरा नहीं है, अच्छा ही है। और यहाँ पर तो क्या है, टारगेट बहुत नज़दीक भी है सर, लेकिन क्या है वहाँ पर मेरा टारगेट जो था, अगर वहाँ गोली मिस भी हो गई तो मुझे दोबारा चांस मिलेगा। यहाँ पर मेरे सबसे बड़ी दिक्कत क्या चल रही थी, ये मुझे मौका दोबारा नहीं मिलेगा सर, और जिंदगी भर के लिए मेरी एजेंसी हमेशा इस बात के लिए मुझे टोकेगी। उससे भी ज़्यादा चीज़ क्या थी कि जब भी बात आएगी उस बात के लिए हमेशा टोकते हैं, तेरी वजह से तो ये हुआ था करके, है ना। तो पहले मैंने उसका नॉर्मली लिया कि एक हेड के ऊपर नॉर्मली लिया, बैठा हुआ था वो, कुछ मतलब उनकी नॉर्मली जो लोकल दारू होती है चावल आवल की, जहाँ वो लोग पी रहे थे वो लोग, क्योंकि बाद में जो वहाँ मिला था वही था। तो मैंने लिया, फिर मुझे थोड़ी देर के बाद लगा नहीं यार साला मिस हो जाएगा। ये मुझे एहसास हुआ उस दिन कि जब आदमी रियल ग्राउंड पर काम करता है तब क्या महसूस होता है, और जब ट्रेनिंग में करता है तब क्या करता है। जबकि मैं मारता तो हो सकता, आज मुझे लगता तो मैं नॉर्मली मार देता, लेकिन फर्स्ट टाइम था तो मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं रहा कुछ टाइम तक। मैंने कहा नहीं यार साला, क्योंकि स्नाइपर का राउंड है तो हाथी को भी गिराता है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, नीचे पीठ पर मारता हूँ, इस पर भी नहीं बचना है क्योंकि स्नाइपर वो हाथी को भी ले जाता है सर, इतना बड़ा तो राउंड आता है उसका। तो फिर मैं हल्का सा मैंने नीचे लाया, नीचे लाने के बाद एक ट्रिगर प्रेस किया, और वो पीठ की तरफ जो आपने निशाना लिया, तो पीठ के आगे क्या, दिल की तरफ या किधर? हाँ, हार्ट पर ही, हार्ट पर सर, हार्ट पर। वो पूरा निकाल के ले जाएगा सर। पीछे तो हल्का सा एक क्या होगा, हल्का सा एक मतलब ये लगा लो कि आगे से खुलता हो जाता है। हाँ, 7.5 mm का एक मतलब 7.25 से लेकर 7.5 mm तक का एक हॉल होगा, और आगे से तो 2-1 kg मांस निकाल के ले जाएगा सर, ठीक है। तो एक हल्का सा वो और माइक्रो सेकेंड का है सर। उस माइक्रो सेकेंड में मतलब सब कुछ याद आ गया, मतलब बड़ा दुख हुआ है क्या हो गया करके, कुछ दिखाई नहीं, मतलब बहुत ही अजीब सा लग गया, मतलब कि मतलब ट्रेनिंग, मतलब मैं आपको नहीं बता सकता ये कैमरे में कि उस सेकंड में मुझे पूरा ट्रेनिंग से लेकर मैंने कहा यार ये क्या गलती हो गई मेरे से, मेरा निशाना ही चूक गया, मतलब बहुत ही मोरल डाउन। और एकदम से क्या देखता हूँ कि धन से वो नीचे गिरता है,
तब मतलब ऐसा लगा यार, मतलब मैं आपको, मतलब माइक्रो सेकंड के बाद वो गिरा। मतलब माइक्रो सेकंड के बाद आपको ऐसा लगा, मैं आपको वो फीलिंग्स नहीं बता सकता कि जैसे आप सपोज करो कि अगर आपने कोई लॉटरी पर कोई वो लगा रखा हो और 1 लाख लोगों में से आपका इनाम निकल जाए, तो वो जो आपको खुशी मिलेगी कि, तो वो था सर। लेकिन लकी साहब ये भी सुना है कि जब आपकी सारी ट्रेनिंग हो गई थी, उसके बाद आपको पहली बार जब एग्ज़ाम दिया जा रहा था, वो ये था कि एक टेररिस्ट सामने था और आपसे आपके सुपीरियर ने कहा था कि इसको गोली मारो, और आपने इनकार कर दिया था। सर वो क्या था? एक्चुअली क्या है ना सर, देखो वो हुआ क्या था, हमारी कस्टडी में एक आदमी टेररिस्ट था सर। देखो मिलिटेंट है, वो जितनी इन्फॉर्मेशन उससे निकालनी है तो निकाली सर। तो शाम फिर उसको फायरिंग रेंज में ले जाके शूट आउट, तो मैं भी बैठा सर, मुझे थोड़ी ना पता कि यार, मैं भी नॉर्मली तरीके से गया, नया नया ही था सर मैं बिल्कुल। तो मैं गया, अब जाने के बाद उसके हैंड कप पीछे की तरफ लगे हुए थे, तो उससे आखिरी इच्छा पूछ ली सर उसकी। तो बोला मैं प्रेयर करना चाहता हूँ। तो भाई आप प्रेयर के लिए कौन मना करेगा, बोला प्रेयर कर ले भाई। तो बोला हाथ नहीं खोलने इसके, ऐसी प्रेयर करेगा, आंखों में पट्टी बांधी थी उसने। अब वो प्रेयर करने के लिए घुटने के बल बैठा, उसकी प्रेयर ही खत्म नहीं हो रही सर। बड़ा टाइम हो गया, 2-3 मिनट हो गए, प्रेयर खत्म नहीं हो रही है उसकी। प्रेयर लंबा खींचता जा रहा, प्रेयर लंबा खींच रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, उसकी प्रेयर खत्म नहीं हो रही। तो मेरे सीनियर ने मुझे इशारा किया करके, अरे सर मैं पूजा कर रहा है यार, पूजा करते हुए आदमी को कौन मारेगा यार, एक तो हाथ बंधा हुआ और एक पूजा करते हुए आदमी को, है ना सर। तो मैं तो कर दिया, अब इतनी देर में तो गुस्सा हो गए, तो मैं कर दिया यूँ करके। तो इतनी देर में दूसरे को इशारा किया, दूसरे ने ठक 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 मारा सर। ठक 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 मारने के बाद एक राउंड में तो उसने ऐसी आवाज़ की जैसे कोई आप किसी बकरे की गर्दन काटो कैसे निकलती है आवाज़ लगी। तो फिर भाई उसने तो मेरी कंप्लेन हो गई सर ऊपर करके, इसका तो बोला इसका तो कोर्ट मार्शल करो यार सर, है ना। अब कोर्ट मार्शल करो तो भाई मेरे को बुला दिया शाम को। अब मेरी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जो हम लोगों का जो ट्रेनिंग का होता है पूरा का पूरा वहाँ गया। तो पहले तो डांट, मतलब मेरे को लगा कि आज कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन मेरे को गुस्सा था सर। मैंने कहा चलो ठीक है यार, प्रेयर कर रहा है यार आदमी, प्रेयर करते हुए आदमी को कौन मारेगा यार। तो सीनियर ने जो बैठे थे सामने, उन्होंने बोला इसके तो रिकॉर्ड्स अच्छे हैं यार। बोला, मैंने कहा सर प्रेयर कर रहा था। बोला यार ऐसी चीज़ नहीं होती, ऑर्डर्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बोला चीज़ है ना। तो बोला देखो एक चीज़ है, बोला यहाँ पर कोई धर्म नहीं होता और सर्वधर्म भी है, ठीक है। देश पहले, हाँ देश पहले, कोई धर्म नहीं, धर्म बाद में सर। तो ठीक है सर, लेकिन बोला यार लड़का बहुत अच्छा है यार। बोला एक काम करते हैं, ये इसको कोर्स के लिए भेजते हैं, ग्रेडिंग भी अच्छी लेके आएगा। तो मैं भी खुश हूँ कि यार मेरे को चलो कुछ नहीं, मेरे को कोर्स के लिए, जैसे ही मैं कोर्स के लिए गया वहाँ तो एक ने मेरे को पूछ दिया, भाई बोला क्या हुआ। बोला क्या गलती करी है तुमने। अब मैंने सर वैसे कोई गलती करी होगी, मैंने यार मैं ऊपर से नीचे तक देखा कि मेरी ड्रेस तो सही है, यूँ करके 2-3 बारी मैंने देखा, किसी ने नहीं। मैंने कहा सर ठीक है, नहीं बोला ये गलती नहीं। बोला वहाँ तुमने क्या करके आए हो। मैंने कहा सर वहाँ तो कुछ नहीं करके। तो बोला ठीक है। तो मैं समझा सर, मुझे फिर समझ में आया भाई ये मुझे कोर्स के लिए नहीं भेजा, ये मैंने जो गलती करके सजा, क्योंकि डिफेंस के अंदर आपको सजा कैसे देंगे सर। देखो हाथ थप्पड़ तो आपके ऊपर मारेंगे नहीं, ये चीज़ तो करेंगे नहीं। सजा आपको कैसे देंगे, आपको उस जगह भेज देंगे जहां आपको समझ में आ जाएगा भाई कि मेरे को मेरे पिताजी याद आ गए करके, तो वही सजा है। तो वहाँ सजा क्या मिली, किस तरह की, मतलब सजा इस तरह की मिली कि मैं भाई 39 डेज हर रोज सिर्फ 2 ही घंटा सो पाया सर। अच्छा, ठीक है, और 40-40 किलोमीटर दौड़ा, ठीक है, 30-30 kg वजन लेकर सर। मतलब ये लगा लो कि वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने बोला मुझे कि जब तक तुम जिंदा रहोगे, एक एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज को कभी नहीं भूलोगे मरने तक। तो ऐसा कोई आदमी नहीं था जो उस एक्सरसाइज में गया जिसके हाथ पैर नहीं टूट रखे थे सर। तो वो एक तरह का पनिशमेंट है सर। तो 39 दिन के बाद फिर आपको लगा कि सर मैं फिर मुझे समझ में आ गया था उसके बाद, तो मतलब कि सारे ऑर्डर फॉलो किए आपने। मतलब सुनना ही नहीं है सर। मतलब एक चीज़ है कि जो सीनियर ने बोल दिया वो गॉड ने बोल दिया। मैं बाद में एक ही चीज़ समझ में आ गया था उस पर, तो डायलॉग एक ही था सर। सीनियर का एक डायलॉग हमेशा याद है कि दिमाग का इस्तेमाल मत करो, दिमाग लगाने वाले दिल्ली में बैठे हैं, सिर्फ ऑर्डर फॉलो करो। तो इसके बाद फिर पहला मौका तो आपने गंवा दिया था। पहली बार फिर लाइफ में आपको दूसरा मौका कब मिला कि किसी टेररिस्ट या किसी को कहा गया चलो लकी बेस्ट, मतलब अब ऑर्डर दिमाग दिल्ली में रख के? फिर तो सर मैं ऑर्डर्स, डूज एंड डॉन्स हमारे को दिल्ली की तरफ से मिले हुए थे सर। हर ऑपरेशन में जाते समय दोनों लेटर पकड़ा देते थे, इतना था वो कि कहीं भी जाओ तो डूज, उन बाद में एक ही काम था, उन ऑर्डर को पकड़ना और फाड़ के डस्टबिन में डाल देना, क्योंकि उनके हिसाब से चलेगा तो फिर नहीं होगा सर। अगर उनको मैं फॉलो करने लग गया भाई तो अब मैं दुनिया में कोई ऑपरेशन ही नहीं कर सकता सर। कुछ गिनती याद है आपको? नहीं गिनती तो खाओ नहीं। एक चीज़ बताइए लगी भाई, आप सिर्फ 2019 में, मतलब एकदम आपने प्राइम पे था, तब आपने क्यों फोर्स या एजेंसी सारी चीज़ें छोड़ने का फैसला किया? सर एक्चुअली क्या हुआ, मुझे लगा, मतलब लाइफ में सब देखा सर। लाइफ में मैं आपको बताऊं, मैंने बड़े पॉलिटिशियन भी देखे हैं सर। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े मिलिटेंट बोलो वो भी देखे हैं सर। छोटा सा चोर भी देखा हुआ है सर।
तो हर लाइफ देखी सर, और मुझे लगा कि यार नहीं यार, मुझे कुछ और करना चाहिए सर, मैं और कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने अपने सीनियर को बोला कि सर अब मैं कुछ और करना चाहता हूँ। बोले क्या करें यार? मैंने कहा सर मैं दिखना चाहता हूँ, है ना। तो क्या हुआ सर, मैंने मिसिंग, अगर आपने देखा होगा हम लोग मिसिंग 54, मिसिंग 51 आपने सुना होगा, तो जिनके बारे में मुझे लगा उनको मैंने वो पढ़ा सर, मेरे एक सीनियर ने मेरे को दिया यार, बोला यार इनसे सीखो कुछ। तो मुझे लगा यार इनके बारे में दुनिया को पता चलना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी काम कर रहे हैं सर। अगर हम अभी यहाँ पर बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं या कहानी कर रहे हैं, तो दुनिया में कोई ना कोई है जो अभी भी ऑपरेशन कर रहा है सर, लेकिन उस इंसान को दुनिया में कभी कोई मेडल नहीं मिलेगा सर, ठीक है। वो गायब भी हो जाएगा तो दुनिया को कभी पता भी नहीं चलेगा कि हमारा भी था। तो मुझे लगा कि यार लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में पता चलना चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारे देश के जो भी यूथ है सर, जो भी जिनको लगता है कि यार नहीं, मतलब ये सक्सेस वो सक्सेस, ये चीज़ यूएस सबसे बड़ा है, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तो भाई आपके कंट्री से बढ़कर, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब जो सुकून आपको इस देश के काम करने के लिए मिलेगा, जो मतलब यहाँ काम करने पर जो आपको मिलेगा, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। आपने अभी बताया कि आपके सीनियर ने दिया था बेसिंग 51, 52 वाली सारी चीज़ें, आपने 19 के बाद आज 25-6 साल आप उस पर कुछ काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि उसमें बहुत डिटेल में आपको मतलब ऐसे लोगों के बारे में करना? सर मैंने जो अभी लिखा है मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी शायद नेक्स्ट ईयर तक लोगों को देखने को मिलेगा। मैंने इंडिया का पहला स्नैपर लिखा है सर। आप हॉलीवुड की स्नैपर देखते हो, हमने इंडिया में स्नैपर लिखा है, आपको मूवी देखने को मिलेगा। मैंने कश्मीर प्रिंसेस लिखी है सर, पूरी की पूरी। मैंने लिखा है कि जब पूरी दुनिया एक तरफ हो गया था ना सर, जहाँ CIA एक तरफ हो गया था, ठीक है, चाइना एक तरफ था, दुनिया की सारी सुपर शक्ति एक तरफ थी कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो, ठीक है। ये इंसिडेंट इस प्लेन के अंदर जियाउल्लाह को खत्म करवाने के लिए हिंदुस्तान का हाथ है। कैसे एक हमारे आरएन काओ सर ने जाकर पूरी दुनिया के अगेंस्ट, पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी और उन्होंने बोला कि भाई हिंदुस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, और कैसे एक आदमी पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके हिंदुस्तान को एक मतलब कहता है कि हिंदुस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं था। और कि हमारे देश में कैसे लोग हैं, इनके बारे में लोगों को पता चले सर, जिनके लिए खुद मतलब यूएस ने जिनके आगे नाम के आगे द आरएन के लगाया सर, लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए सर। तो ये भी मैंने लिखा है, शायद ये भी नेक्स्ट ईयर लोगों को देखने को मिलेगा। पहली बॉम्ब की सीरीज सर, इंडिया में बॉम्ब, देखो दुनिया में वो डेंजर नहीं है जो बॉम्ब फट रहे हैं या जो ब्लास्ट करते हैं। दुनिया के अंदर सबसे डेंजर वो है जो धरती के किसी कोने में बैठ के वो प्लान कर रहा है सर, वो ब्रेन प्लान कर रहा है। एक अगर कहीं पर सपोज करो सीरियल ब्लास्ट होते हैं, गफ्फार मार्केट ब्लास्ट होता है, मालेगांव धमाके होता है, जयपुर होता है, तो वो लोग नहीं है डेंजर जिन्होंने यहाँ पर बॉम्ब पर प्लान किया। दुनिया में सबसे खतरनाक ब्रेन वो है सर, जिस ब्रेन की प्लानिंग करी है। तो इस सीरीज पर मैंने पूरा ये लिखा है सर। आपके हिसाब से लकी विज जी, आज के जो यूथ है, नौजवान है, ये सब फिल्मों नॉवेल के ही जरिए जासूसी दुनिया तक जानते हैं, आपको लगता है कि इन लोगों को भी इस जासूसी की दुनिया में आनी चाहिए, इस पेशे में काम करना चाहिए? सर मैं कहता हूँ हाँ, तो क्यों? हिंदुस्तान का जो भी यूथ है सर, उसको हर लड़के को एक बारी सर भारतीय सेना, इंडियन आर्मेड फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन करनी चाहिए सर, एक बारी। तो अगर आज आप बोलते हो यार कि इजराइल पावरफुल है, अरे इजराइल क्यों है वो देखो तो सही यार, वहाँ मैंडेटरी है ना। आप ज्वाइन करो भाई, आपको जीवन में कुछ नहीं मिले, अगर आपको लाइफ में कुछ भी नहीं होता, आप कम से कम डिसिप्लिन सीखोगे यार जीवन के अंदर। लेकिन लकी भाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना, जैसे इजराइल में तो मैंडेटरी है कि आप जैसी एक उम्र में पहुँचते हैं, आपके लिए एक खास वक्त तक वहाँ की आर्मी को ज्वाइन करना है। हमारे देश में तो यही नहीं, हमारे तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे करेंगे क्योंकि हमारे मैंडेटरी तो है ही नहीं, ना कोई सिस्टम है, ना कोई कानून है। नहीं बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है सर, देखो कि अगर हर आदमी करना चाह रहा है, अब ऐसा नहीं है कि यार हर आदमी, अगर आप में है, आप में अगर है आपकी यार मुझे करना है, आपका फिजिकल अच्छा है, मेडिकल आप बिल्कुल फिट हो, लेकिन आपका फिजिकल नहीं भी, आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा सर। दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है धरती के अंदर। इम्पॉसिबल चीज तो दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। एक बार आप ठान कर तो देखो सर कि आपको करना है, ठीक है। जरूरी नहीं यार कि आप पैसे के लिए ही करना है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि यार नहीं कि 4 साल के बाद हमें भी वापस चले जाएंगे, हम क्या करेंगे यार, ठीक है। चलो अगर आप 4 साल कुछ भी नहीं करते तो क्या कर रहे हो सर? सपोज करो 4 साल तक आपको जॉब नहीं भी मिल रही है, आप जॉब के लिए जा रहे हो, तब भी तो आपने कुछ नहीं किया ना सर। आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ज्वाइन करो। नेवी ज्वाइन करने के बाद
और आप और मेहनत करो, आप स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनो यार, आप और ईमानदारी से काम करो, आप कोर्सेज में बेस्ट ग्रेडिंग लेकर आओ, आप हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विसेज का हिस्सा बनो। मैं सिंपल आपको ऐसा बताता हूँ कि कहने का कि इस धरती में अगर आप आए हो सर, दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जीवन में जो हमेशा जिंदा रहेगा, कोई नहीं है सर। आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं सर, ये जगह ऐसी ही रहेगी, 50 साल के बाद आप और हम नहीं होंगे। बिल्कुल सही। ये ऐसी रहेगी सर, 50 साल के बाद हम होंगे ही नहीं सर। लेकिन ऐसा है कि इस दुनिया में कभी भी आप कोई अच्छा काम करते हो, ये दुनिया के अंदर सबके साथ होगा कि जो भी इंसान सच में अच्छा काम करता है ना यार, चाहे लोग उसके बारे में कुछ बोले या ना बोले, उसको संतुष्ट आत्मा से जरूर मिलती है सर। वो रहे ना रहे, उसकी बातें, उसकी कहानियां, उसके किस्से रहते हैं। आप रात के टाइम अगर आप अकेले भी बैठे होंगे तो आपको लगेगा यार मैंने एक अच्छा काम किया है। सोचो कि आपको एक छोटा सा अच्छा काम करने में कितना सुकून मिलता है सर। अगर आप इस देश के लिए यार कुछ करोगे, 140 करोड़ जनसंख्या के लिए कर रहे हो, आपको कितना सुकून मिलेगा। और सिर्फ इंडियन मतलब भारतीय सेना हो, इंडियन आर्मर्ड फोर्स हो, कोई भी, ये एक ऐसी लाइफ है सर जहां पर आपको दोनों साइड जीत है, यहाँ हार नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, अगर आपके अंदर देशभक्ति है, जज्बा है, कुछ करना चाहते हैं, आपको जब जो जहाँ जैसे मौका मिले आपको ज़रूर वो अच्छा काम करना चाहिए, इसलिए ताकि आप इस देश का फ़र्ज़ भी उतार सकें और एक इंसानियत की मिसाल भी कायम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया लकी भाई। बस आपसे शिकायत यही था कि आपने बड़ा शॉर्ट अपना करियर रखा।